वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग वाल्ट व्हिटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट है उसके जो कुछ भी रिमेनिंग वर्क्स हैं उनको कंफर्म करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाल्ट व्हिटमैन की पोइट्री का, वो है द लीव्स ऑफ ग्रास। जो ये द लीव्स ऑफ ग्रास है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और वाल्ट व्हिटमैन जो है वो द लीव्स ऑफ ग्रास के लिए ही फेमस है। वाल्ट व्हिटमैन का जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन को द बाइबिल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, क्योंकि द लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में जो पोएम्स हैं वो डेमोक्रेटिक राइट को लेकर के भी हैं, अमेरिका का जो प्राउड मोमेंट्स है उसको भी लेकर के हैं, डेमोक्रेसी को लेकर के हैं, पीपल के राइट को भी सपोर्ट कर रही हैं, सिविल वार की कंडीशन को भी बता रही हैं, सिविल वार के फ़ायदे क्या हुए, सिविल वार के नुकसान क्या हुए, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है एक कलेक्शन के अंदर रखी हुई पोएम्स। इसलिए द लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन को हम द बाइबिल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जो ये कलेक्शन है ये पब्लिश हुआ था मैनी एडिशंस, मतलब द लीव्स ऑफ ग्रास का जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन के कई एडिशंस पब्लिश हुए थे। मोर देन 6 या 7 एडिशंस जो हैं वो द लीव्स ऑफ ग्रास के आए हैं। 1855 से लेकर 1892 के बीच में द लीव्स ऑफ ग्रास के जो कलेक्शन हैं वो पब्लिश होते रहे हैं। द लीव्स ऑफ ग्रास का जो एडिशन है वो पब्लिश होता रहा है। द लीव्स ऑफ ग्रास जो है, इसके अंदर जो पोएम्स रखी हुई हैं उन पोएम्स का जो सेंट्रल थीम है, जो मेन थीम है, जो मेन विषय वस्तु है वो है लव। मीन्स लव को लेकर के भी पोएम्स आपको मिलती हैं यहाँ पर। डेमोक्रेसी को लेकर के, प्रजातंत्र को लेकर के भी पोएम्स यहाँ पर मिलती हैं और इसके साथ ही साथ रिलीजन जो है, धर्म जो है, उसको लेकर के भी कविताएं इस कलेक्शन में रखी गई हैं। तो लीव्स हैं उनका सेंट्रल थीम जो है वो लव है, डेमोक्रेसी है और रिलीजन है। जो ये बुक है वो हाईली कंट्रोवर्शियल रही है। मीन्स अपने टाइम में जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो ये कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा थी, ये विवादास्पद बहुत ज़्यादा थी। विवादास्पद कंट्रोवर्शियल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर सेंसुअल प्लीज़र का यूज किया गया है, सेक्सुअल इमेजरी का यूज किया गया है। यहाँ पर जो पोएम्स हैं, पोएम्स में राइटर ने जो उसकी एक चॉइस रही है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, वो भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो ये कलेक्शन है वो सेंसुअल और सेक्सुअल होने की वजह से कंट्रोवर्शियल भी रहा है। अब जो ये कलेक्शन है द लीव्स ऑफ ग्रास, यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं उनको मैंने मेंशन किया है, जिसमें से कुछ पोएम्स जो हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ पोएम्स हैं जिनको कवर करना बाकी है। इसी कलेक्शन में द लीव्स ऑफ ग्रास में क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी जो ये वर्क है पब्लिश हुआ है, इसको भी हम लोग कंफर्म कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसी कलेक्शन में आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग भी पब्लिश हुआ है, इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लास में कंफर्म कर चुके हैं। इसी कलेक्शन में ओ कैप्टन माई कैप्टन भी पब्लिश हुआ है, इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कंफर्म कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पोएम हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं द लीव्स ऑफ ग्रास के कलेक्शन की, वो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ये पोएम है वो द लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में ही पब्लिश हुई थी। जैसा कि मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पब्लिश हुई थी, द लीव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन आया था वहीं पर ये पब्लिश हुई थी। जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लॉन्गेस्ट पोएम है, सबसे लंबी कविता है ऑफ दिस कलेक्शन। मतलब लीव्स ऑफ द ग्रास का जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन की सबसे लॉन्गेस्ट पोएम जो है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। इस पोएम में वाल्ट व्हिटमैन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, लव को डिस्क्राइब कर रहा है और लव को कैल्सन ऑफ क्रिएशन कह रहा है।
आप लोग लर्न रखिएगा कि वाल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लब को केल्सन ऑफ क्रिएशन बोला है। केल्सन का मतलब बीम्स होता है, मतलब किरणें होता है, बीम्स ऑफ क्रिएशन भी हम कह सकते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन ने इस पोएम में लब को केल्सन ऑफ क्रिएशन कहा है। इसको आप लोग लर्न रखिएगा। जैसा कि देखिएगा टाइटल से ही कन्फर्म हो रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब ये हो रहा है कि खुद के लिए लिखा गया कोई गीत, वही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम में जो स्पीकर है, जो राइटर है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, एक पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस कर रहा है और अमेरिकन पीपल की वॉइस बन करके अपने आप को इस पोएम में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो ये पोएम है, इस पोएम को द एपिक ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको सॉन्ग ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। और जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये शो करती है वाल्ट व्हिटमैन का जो आर्ट है, वाल्ट व्हिटमैन की जो राइटिंग स्किल है पोइट्री को लेकर के, और वाल्ट व्हिटमैन के जो डीप थॉट्स हैं, जो गहरे विचार हैं, उनको ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शो करती है। जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर जो पोएट है वो खुद को सेलिब्रेट कर रहा है, खुद के बारे में लिख रहा है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है एक पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खुद को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टेंजा आया हुआ है, उसमें वाल्ट व्हिटमैन मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं खुद को इंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ, खुद की पर्सनल फीलिंग रख रहा हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं के लिए ही यहाँ पर गीत गा रहा हूँ। वाल्ट व्हिटमैन कहता है कि व्हाट आई एज्यूम, जो कुछ भी मैं एज्यूम करता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो आप भी एज्यूम करेंगे। जो कुछ भी मुझे फील होता है वो आपको भी फील होगा। जिस तरीके से मैं इमेजिनेटिव होता हूँ उसी तरीके से आप भी इमेजिनेटिव होंगे। फिर कहता है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग, जो कुछ भी इस संसार में अणु हैं, जो कि मुझसे बिलोंग करते हैं, एज गुड, और जो कि मेरे लिए अच्छे हैं, बिलोंग्स टू यू, वो आप से भी बिलोंग करते हैं और वो आपके लिए भी अच्छे हैं। फिर यहाँ पर राइटर वाल्ट व्हिटमैन कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि मैं जानवरों के साथ भी रह सकता हूँ, जानवरों के साथ भी अपने टाइम को स्पेंड कर सकता हूँ। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही प्लेसिड होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, गंभीर होते हैं और सेल्फ कंटेंट और अपने आप में ही आत्म संतुष्ट होते हैं। राइटर कहता है आई स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक, और देखता रहता हूँ, एट देम, जानवरों की तरफ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत ही लंबे समय के लिए। फिर यहाँ पर राइटर कहता है डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, ऐसा कर करके क्या मैं खुद का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हूँ, क्या मैं खुद के विपरीत जा रहा हूँ, क्या मैं एक ह्यूमन होने के विपरीत जा रहा हूँ ऐसा कर करके, क्या मैं जो मनुष्य हैं, जो कि मेरे सेम नेचर के हैं, उनसे मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ ऐसा कर करके। फिर आगे चल करके वाल्ट व्हिटमैन कहता है वेरी वेल देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, तो कोई बात नहीं है अगर मैं कॉन्ट्राडिक्ट हूँ, खुद का, ह्यूमन का कॉन्ट्राडिक्ट हूँ, ह्यूमन होने का कॉन्ट्राडिक्ट हूँ अपने इन विचारों को लेकर के, तो कोई बात नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है। फिर आगे चल करके बोलता है वाल्ट व्हिटमैन इसी पोएम में आई नाउ 37, अब मैं इस समय 37 साल का हो गया हूँ, 30 परफेक्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, हेल्थ को लेकर के भी अच्छा हूँ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं सीज नहीं
हूँगा, मैं अवरुद्ध नहीं हूँगा और मैं टिल डेथ मौत तक वर्क करता रहूँगा, काम करता रहूँगा। तो ये इस तरीके से जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि लीप्स ऑफ द ग्रास में पब्लिश हुई है उसको मैंने कन्फर्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पोएम की तरफ चल रहे हैं और हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। जो ये पोएम है ये वाल्ट व्हिटमैन की ही लिखी हुई पोएम है। नेक्स्ट पोएम है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। जो ये पोएम है वो पब्लिश हुई है लीव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन आया है, जो एडिशंस आते रहे हैं वहीं पर ये पोएम जो है वो पब्लिश हुई है। यहाँ पर जो स्पीकर है पोएम में वो प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को एडमायर कर रहा है। ह्यूमन बॉडी का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनका महत्व क्या क्या होता है, यहाँ पर राइटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर इस पोएम का जो स्पीकर है वो डिक्लेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि जो बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो मेल का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, चाहे वो महिला का शरीर हो, दोनों शरीर जो होते हैं वो अपने अपने आकार को लेकर के, अपनी अपनी संरचना को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम मेल बॉडी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें या हम फीमेल बॉडी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें, ऐसी कोई बात नहीं है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट होते हैं। फिर आगे चल कर के स्पीकर कहता है कि जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट मीन्स शारीरिक संबंध जो होता है, सेक्सुअल रिलेशन जो होता है, वो प्लीजेस दी सोल, उससे जो आत्माएं होती हैं वो खुश होती हैं, आत्माएं जो होती हैं वो तृप्त हो जाती हैं, आत्माओं की भूख मिट जाती है। राइटर कहता है शारीरिक संबंध से आत्माओं की भूख मिट जाती है। फिर उसके बाद में स्पीकर जो है वो फिर और डिस्क्राइब कर रहा है फीमेल बॉडी जो होती है, मेल बॉडी जो होती है, उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं, उनकी विशेषताएं जो होती हैं, उनके फॉर्म्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है। और जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक, जिसकी वजह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उस कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर जो राइटर है वो एडमायर कर रहा है। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन कहता है कि बॉडी इज़ सफिशिएंट टू गिव डिलाइट, प्रसन्नता देने के लिए, खुशी देने के लिए जो बॉडी होती है वो सफिशिएंट होती है। हमें बॉडी के बियॉन्ड कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें आउटर वर्ल्ड से हैप्पीनेस को, डिलाइट को डिराइव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बॉडी होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है हमको डिलाइट देने के लिए, हमको प्लीज़र देने के लिए। वाल्ट व्हिटमैन कहता है आई स्विम इन इट एज अ सी, जब मैं किसी का शरीर पाता हूँ तो उस शरीर में मैं ऐसे स्विम करता हूँ, ऐसे तैरता हूँ जैसे कि मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। आई डू नॉट आस्क एनी मोर डिलाइट, उस समय मुझे किसी बाहरी, किसी आउटर डिलाइट की ज़रूरत नहीं होती है शरीर को छोड़ करके। फिर आगे चल कर के इस पोएम में जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो कंडेम कर रहा है, वो निंदा कर रहा है स्लेवरी की जो प्रैक्टिस होती है, दासता की, गुलामी की जो प्रैक्टिस होती है उसकी निंदा कर रहा है। वो अंडरलाइन कर रहा है अपने बिलीफ को। और आथर कहता है, स्पीकर कहता है कि जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो इक्वली सेक्रेड होती हैं, जितनी भी बॉडी होती हैं, जितने भी शरीर होते हैं वो एक तरीके से होते हैं, एक तरीके से पवित्र होते हैं। दे आल हैव द सेम रेड रनिंग ब्लड, हर एक शरीर के अंदर सेम वही रेड कलर का जो ब्लड है वो फ्लो किया करता है। इसलिए हमें स्लेवरी से दूर रहना चाहिए। कुछ बॉडी जो हैं जिनको स्लेव बनाया जाता है, कुछ बॉडी हैं जिनको स्लेव नहीं बनाया जाता है, जबकि सबके अंदर एक तरह का जो ब्लड है वो रन कर रहा होता है। इसलिए हमें दूर रहना चाहिए स्लेवरी से। स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है। फिर इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्क है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड।
जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये भी पोएम पब्लिश हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन आया है इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। राइटर ने वाल्ट व्हिटमैन ने इस पोएम को जब लिखा था उस समय जो राइटर है वो गंभीर हुआ करता था, काम हुआ करता था, शांत हुआ करता था और अनवरीड हुआ करता था। उसे चिंताएं नहीं थी, ना तो उसे अपने कैरियर को लेकर के, ना तो समाज को लेकर के, ना तो संसार को लेकर के उसे चिंताएं नहीं थी। उस समय वो शांत और गंभीर और अनवरीड हुआ करता था। तो इसलिए जो ये पोएम है वो शो करती है जो उसकी केयर फ्री स्पिरिट थी और जो उसका रोबस्ट ऑप्टिमिज़म था, लाइफ को लेकर के जो उसका ऑप्टिमिज़म था और जो उसकी केयर फ्री स्पिरिट थी वो हमें शो हो रही है इस वर्क में। यहाँ पर जो राइटर है इस पोएम में न्यू वे ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहा है। जो पुरानी तरीके से लाइफ को जीने का तरीका है वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, वो उन्हीं मार्गों पर नहीं चलना चाहता है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जिन मार्गों पर उसके पूर्वज चलते रहे हैं। वो न्यू वे ऑफ लाइफ को नए तरीके से जीना चाहता है, लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है। यहाँ पर पोएट रिजेक्ट कर दे रहा है कि जो कुछ भी ट्रेडिशनल कन्वेंशन हैं, जो कुछ भी परंपरागत व्यवहार हैं, जो कुछ भी परंपरागत रस्में हैं, जो कुछ भी परंपरागत तरीके से जीवन जीने की कला है उसको राइटर रिजेक्ट कर दे रहा है। जो ये वर्क है वो सेलिब्रेट करता है न्यू वे ऑफ लाइफ को, सेलिब्रेट करता है जीवन को नए तरीके से जीने को लेकर के सेलिब्रेट करता है। और जो पोएट है वो इसी तरीके की लाइफ को एडॉप्ट करने के लिए डिटरमाइंड भी है। तो इस तरीके से ये वर्क है सॉन्ग। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्क है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। जो ये पोएम है ये पब्लिश हुई थी वही लीव्स ऑफ द ग्रास का जो कलेक्शन आया था उसी कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई थी। जो ये पोएम है वो देशभक्ति से संबंधित है क्योंकि राइटर ने यहाँ पर अमेरिका पर प्राउड किया है। जो ये पोएम है वो एक्सप्रेस करती है पोएट का जो जॉय है और प्राइड है अपनी मदरलैंड को लेकर के। अपनी मदरलैंड को लेकर के राइटर के अंदर जो प्राउड है, जो उसका जॉय है, जो उसकी प्रसन्नता है, जो उसका प्रेम है, जो उसकी देशभक्ति है, उसको ये पोएम आई हियर अमेरिका सिंगिंग शो कर रही है। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अमेरिका जो है वो एक हेल्दी नेशन है, हार्ड वर्किंग पीपुल का नेशन है, केयर फ्री पीपुल का नेशन है, राष्ट्र है। और यहाँ पर जो राइटर है वो अमेरिका का जो विज़न है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है और अमेरिका को एक हारमोनियस कम्युनिटी वाला नेशन कह रहा है। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वाल्ट व्हिटमैन का वो है पैसेज टू इंडिया। देखिएगा पैसेज टू इंडिया जो ये वर्क है वो लॉन्ग पोएम है और फ्री वर्स में लिखी गई कविता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन ने फ्री वर्स को ही पोएट्री में सपोर्ट किया है। ये जो पोएम है ये पोएम भी पब्लिश हुई थी, लीव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन आया था उसी में ये पोएम पब्लिश हुई थी। जो ये वर्क है पैसेज टू इंडिया इसी वर्क ने इंस्पायर्ड किया था। एक राइटर है जिसका नेम E.M. फॉस्टर होता है, उसको इसी वर्क ने इंस्पायर किया था और आगे चलकर E.M. फॉस्टर जो है वो लिखता है, अपनी नॉवेल लिखता है जिसका नेम आ पैसेज टू इंडिया होता है। तो आ पैसेज टू इंडिया एक नॉवेल है जिसको E.M. फॉस्टर ने लिखा था वाल्ट व्हिटमैन की इस पोएम पैसेज टू इंडिया से इंस्पायर्ड हो करके। जो ये पोएम है पैसेज टू इंडिया ये 9 सेक्शन में 9 पार्ट में 9 भागों में डिवाइडेड पोएम है। और इस पोएम में जो वाल्ट व्हिटमैन है वो प्रेजेंट कर रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के कल्चर का ग्रोथ कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग की जो सिविलाइजेशन है पास्ट में उसमें ग्रोथ किस तरीके से हुआ। यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन जो है वो इंडिया को एक मिस्टीरियस और फैबल्ड का मतलब होता है पौराणिक, प्लेस का मतलब स्थान। तो यहाँ पर जो राइटर है वो इंडिया को, भारत को एक रहस्यमयी और पौराणिक स्थान कह रहा है।
डैट वंस विजिटेड, जिसको एक बार वाल्ट व्हिटमैन ने विज़िट किया था। राइटर कह रहा है कि जो इंडिया है वो उसे अलाउ करती है रिजुवनेशन में ऑफ हिज सोल, मीन्स वाल्ट व्हिटमैन की जो आत्मा है वो रिजुवनेट हो जाती है, वो पूरी तरीके से नवीन हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है जब वो भारत जाता है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पोएम जो है वो है कैलमस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कंफर्म करना है कि लीव्स ऑफ द ग्रास का जो ये कलेक्शन है, उसी कलेक्शन के अंदर एक पार्ट है जिस पार्ट का नेम है कैलमस। जो ये कैलमस है ये भी आ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ये भी कविताओं का एक क्लस्टर है, ये भी कविताओं का एक ग्रुप है। और जो ये कैलमस है वो द लीव्स ऑफ ग्रास का एक पार्ट है, और इस कैलमस पार्ट में भी कुछ कविताएं रखी हुई हैं। तो मैंने लिख दिया है कैलमस क्या है, आ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और ये पार्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास का ये पार्ट है। इस पार्ट में जो पोएम्स रखी गई हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, होमोसेक्सुअल लव को लेकर के रखी गई हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि वाल्ट व्हिटमैन ने शादी नहीं की थी, मैरिज नहीं की थी, और वाल्ट व्हिटमैन जो है वो एक होमोसेक्सुअल पर्सन था। तो जो ये कैलमस है, ये लीव और इस कैलमस कलेक्शन में जो पोएम्स रखी गई हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के रखी गई हैं। कैलमस का मतलब होता है मेल कंपेनियन होता है, कॉमरेड होता है, ठीक, मेल साथी जो होता है, मेल काम जो साथ में काम करने वाला होता है, उसको भी हम कैलमस कहते हैं। तो अब इस कैलमस कलेक्शन में होमोसेक्सुअलिटी की जो पोएम्स हैं उसमें से एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नेम है आई सा इन लूसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। जो ये पोएम है एक कैलमस का पार्ट है, कैलमस का जो कलेक्शन है उसकी पोएम्स है। मैंने लिख दिया है पब्लिश्ड कैलमस सेक्शन, लीव्स ऑफ द ग्रास में जो कैलमस सेक्शन है वहीं पर ये पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नेम है आई सा इन लूसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। जो ये पोएम है वो बेस्ड है, आधारित है होमोसेक्सुअलिटी की जो थीम है उसी थीम पर जो ये पोएम है वो आधारित है। जो पोएट है वो एक बार विज़िट करता है, एक बार जाता है, लूसियाना जाता है, और जब वो लूसियाना जाता है तो वहाँ पर वो देखता है एक ओक ट्री को, देखता है ओक ट्री को ग्रोइंग, ओक ट्री को बढ़ते हुए देखता है, बड़ा होते हुए देखता है। और जो वो ओक ट्री होता है उसको देख करके राइटर सोचता है कि जो ये पेड़ है, जो ये ट्री है, ये तो सॉलिटरी लाइफ स्पेंड करता है, ये तो एकांत जीवन जी सकता है। और उसको लेकर के राइटर जो है वो कहता है, और उसके बाद में भी ये पेड़ हैप्पी रहता है, खुश रहता है। लेकिन आथर कहता है कि जो मैं हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कहता है इट इज़ मैन हु फील्स द नीड ऑफ लव एंड कॉमरेडशिप। ये मैन ही होता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत होती है लव की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो राइटर है जब वो जाता है लूसियाना प्लेस पर जाता है, एक ओक ट्री को ग्रो होते हुए देखता है, ओक ट्री हिल रहा होता है, शेक कर रहा होता है, वो हैप्पी होता है। राइटर सोच रहा होता है कि एक तरफ ये ओक ट्री है जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ये सॉलिटरी लाइफ जी रहा है, उसके बाद में भी खुश है, और जबकि मैं सॉलिटरी लाइफ नहीं जी सकता हूँ, मुझे बॉडी की ज़रूरत है, मुझे शरीर की ज़रूरत है, मुझे पर्सन की ज़रूरत है सहारा देने के लिए, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए। अब इसके बाद में हम वाल्ट व्हिटमैन को अब कंक्लूड करने के लिए चलते हैं, उसको कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक विस्टास जो है, ये सीरीज़ ऑफ एसेज आया था वाल्ट व्हिटमैन का। वाल्ट व्हिटमैन ने एसेज का जो ये सीरीज़ है, निबंधों का जो ये कलेक्शन है, इसको पोस्ट सिविल वार लिखा था। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था, जो गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध के बाद में वाल्ट व्हिटमैन ने ये कलेक्शन ऑफ एसेज लिखा था। जो ये कलेक्शन ऑफ एसेज है वो बात करता है चेंजिंग सिनारियो इन अमेरिका, अमेरिका का अब जो चेंजिंग सिनारियो है,
अमेरिका में अब चेंजिंग हो रही है, अमेरिका में अब परिवर्तन हो रहा है पोस्ट सिविल वार के बाद में। यहाँ पर राइटर बात कर रहा है जो जियोग्राफिक कंडीशन है, जो नेशनल यूनिटी है, रिसोर्सेस हैं अमेरिका के, उनकी बातें कर रहा है। इस कलेक्शन के 3 इम्पॉर्टेंट एसेज के मैंने नेम मेंशन किए हैं, जिनको टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग लर्न रखिएगा। पर्सनलिज्म और अरबिक लिटरेचर, ये 3 एसेज हैं जो कि डेमोक्रेटिक विस्टास में पब्लिश हुए थे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने वाल्ट व्हिटमैन के जो भी रिमेनिंग वर्क्स थे उनको हमने कन्फर्म कर लिया है, और आज की क्लास में वाल्ट व्हिटमैन कंप्लीट होता है। कल की क्लास से हम लोग नेक्स्ट राइटर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।